कभी दुष्यंत कुमार ने कहा कि हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। नमस्कार, मैं अविनाश भारती साहित्यिकी में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हां, आज का यह एपिसोड, यह परिचर्चा गज़ल सम्राट, हिंदी गज़ल के पुरोधा दुष्यंत कुमार पर केंद्रित है। उनकी कालजयी कृति या इकलौता गज़ल संग्रह कहें, साय में धूप पर केंद्रित है। साय में धूप, जिसका प्रकाशन वर्ष सन 1975 है। आज साय में धूप के प्रकाशन के 50 बरस पूरे हो चुके हैं। इस बीच हिंदी गज़ल ने अपनी वांछित मुकाम भी हासिल कर ली है। रोज नए गज़लकार आ रहे हैं, उनके संग्रह आ रहे हैं और अच्छी गज़लें लिखी जा रही हैं। उसके बावजूद भी जब भी हिंदी गज़ल की बात होती है, दुष्यंत कुमार की बात होती है और साय में धूप की बात होती है। साय में धूप के 50 वर्ष पूरे होने पर देश में कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमने भी एक खूबसूरत महफिल सजाई है, जिसमें हम इस किताब पे बात करेंगे, इसकी दूरदर्शिता पे बात करेंगे, नवीनता भी बात करेंगे और दुष्यंत कुमार की गज़ल धर्मिता और उनकी प्रासंगिकता की बात करेंगे। इस परिचर्चा को सफल और सार्थक बनाने के लिए हमारे साथ विषय के अध्येता यानी दो गज़लगो मौजूद हैं स्टूडियो में। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपसे उनका तारुफ कराया जाए। इस क्रम में मैं सबसे पहले डॉक्टर जियाउर रहमान जाफरी जी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप डॉक्टर जाफरी जी को पहले भी सुन चुके हैं साहित्यिकी में, लगातार आप पढ़ते हैं, पेशे से सहायक प्राध्यापक हैं मिर्ज़ा गालिब कॉलेज गया में। हम इनसे बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल हम इनके बाद डॉक्टर भावना जी का अभिनंदन करना चाहेंगे। डॉक्टर भावना जी हमारे बीच मुजफ्फरपुर से आई हैं और ये किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। इनकी गज़लें विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में शामिल हैं। इनके ऊपर लगातार शोध कार्य संपन्न हो रहे हैं। कई पुरस्कारों से अलंकृत हो चुकी हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से। दर्जनों किताबें हैं इनकी और ख़ास बात यह है कि यह हिंदी गज़ल लेखन परंपरा में पहली महिला गज़ल आलोचक के रूप में अपनी पहचान पाती हैं। मैं इस विषय पे बात करने के लिए आप दोनों का पुनः अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कहा यह जाता है कि दुष्यंत ने, या दुष्यंत के कारण कहें, निर्विरोध रूप से दुष्यंत को मानते हैं कि दुष्यंत ने गज़ल को गज़ल होने का एहसास कराया है, सही मायनों में। बिल्कुल, यानी गज़लें सामाजिक सरोकार से जुड़ रही हैं, आम आदमी की पीड़ाओं से जुड़ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस दुष्यंत कुमार की हम बात करते हैं, वो पहले कविताएं लिखते थे, उपन्यास लिखते थे, साहित्य की अन्य विधाओं में सृजनरत थे। आखिर वो कौन सी वजह थी कि दुष्यंत का झुकाव अचानक से गज़ल की ओर हो गया? मैं आपसे जानना चाहूँगा डॉक्टर जियाउर रहमान जाफरी जी। देखिए अविनाश जी, ऐसा नहीं है कि गज़ल दुष्यंत पर नाजिल होती है। दुष्यंत से पहले भी गज़ल की एक समृद्ध परंपरा रही है। लेकिन कमलेश भट्ट कमल, जो हिंदी गज़ल के आलोचक हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि दुष्यंत से पहले जो गज़ल थी वो गज़ल थी, हिंदी गज़ल नहीं थी। दुष्यंत ने उसे हिंदी में स्थापित किया और वास्तव में अगर दुष्यंत नहीं होते तो आज जिस रूप में हिंदी गज़ल है वो उस रूप में हमारे सामने नहीं होती। अब आपका प्रश्न कि दुष्यंत पहले से नई कविता के क्षेत्र में मौजूद थे, उपन्यास और कहानियों के क्षेत्र में मौजूद थे, वो गज़ल की तरफ क्यों आकर्षित हुए? बिल्कुल, ख़ास बात यह है कि दुष्यंत को पता था कि ऐसे सवाल हमसे किए जाएंगे, इसलिए दुष्यंत ने कल्पना पत्रिका में 1975 के जून अंक में इन तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ पोशाक या शैली बदलने के लिए गज़ल की तरफ नहीं आया हूँ। फिर उन्होंने यह भी कहा कि यह बात मुझे हमेशा अचंभित करती है कि गालिब अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम गज़ल को क्यों चुनते हैं। तब उन्होंने कहा कि गालिब की तो सिर्फ एक पीड़ा है, हमारी कई पीड़ा है और इस पीड़ा को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम गज़ल हो सकती है। दुष्यंत की गज़लें असल में एक नाराज़गी की गज़ल है, इसीलिए मोहभंग की गज़ल, हाँ, एक मोहभंग की गज़ल है, एक नाराज़गी की गज़ल है।
दुष्यंत अपने आत्मकथ में एक बात और कहते हैं जिसे मैं बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि कविता और पाठक वर्ग की दूरी जितनी आज बढ़ गई है उतनी पहले नहीं थी। बिल्कुल जाहिर है उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन इतनी बात तो सच है कि जो नई कविता थी और जो छंद विहीन कविता थी उससे पाठक की दूरियां बढ़ रही थी। तो दुष्यंत ने दो काम किया। एक तरफ तो उन्होंने गज़ल लिखा, और जो गज़ल इतनी सामायिक थी और लोगों से जुड़ी हुई थी, ज़रूरत से जुड़ी हुई थी, इमरजेंसी से जुड़ी हुई थी, लोगों ने सीधे उस गज़ल को अपना साथी और अपना संगी समझा, और वो गज़ल और दुष्यंत का शेर एक आंदोलन के रूप में हमारे सामने आया। इसलिए दुष्यंत जब साये में धूप लिखते हैं तो उनकी पहली ही गज़ल होती है, शिकायत लहजे में शुरू होती है कि कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। देखने की बात है कि दुष्यंत का हम लोग 50 वर्ष मना रहे हैं साये में धूप। अजीब विडंबना यह है कि दुष्यंत की मृत्यु भी 1975 में हो जाती है जी। तो आज 50 वर्ष न सिर्फ साये में धूप का हो रहा है, बल्कि दुष्यंत के भी 50 वर्ष गुजरे हुए हो गए। लेकिन इन 50 वर्ष में जो उनकी गज़लें हैं वो आज भी उसी तौर पर जीवित है। कमलेश्वर ने कहा था कि जो काम नाजिम हिकमत नहीं कर सके, पाब्लो नेरुदा नहीं कर सके, फैज अहमद फैज नहीं कर सके, वो काम दुष्यंत ने किया। और उन्होंने बड़ा जोर देकर कहा कि लोकतंत्र को बचाने में जितना दुष्यंत का योगदान है उतना योगदान किसी का नहीं है। दुष्यंत जब गज़लें लिखते हैं तो फिर वो इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लाढ़ों से टकराती तो है। तो ये जर्जर नाव ये पूरी की पूरी व्यवस्था है जी। लेकिन जर्जर नाव का टकराना एक बड़ी बात है, एक बड़ी बात है। तो दुष्यंत इन सब माने में एक बड़े गज़लकार सिद्ध होते हैं, और उनके पास ऐसे माहौल बनते चले जाते हैं। जैसे आपने शेर कहा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कहीं गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो दुष्यंत की सारी कोशिश उस सूरत को बदलने की है, और गज़ल में वो सूरत बदलती है, और दुष्यंत हिंदी गज़ल में एक सितारे की तरह हमारे सामने पेश होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जाफरी जी। कई आलोचकों ने माना है कि यह सिर्फ संग्रह नहीं है गज़लों का, यह एक आंदोलन है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसे राजनेता भी कोट करते हैं, नेता भी कोट करते हैं, विद्यार्थी भी कोट करते हैं जी 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 अपने आंदोलन में। तो कहीं ना कहीं प्रासंगिकता तो है, तभी हम आज बात कर रहे हैं आज स्टूडियो में। तो मैं डॉक्टर भावना जी से यह जानना चाहूँगा कि साये में धूप की प्रासंगिकता को आप किस तरीके से देखती हैं, इससे वर्तमान के गज़लकार कैसे और कितने प्रभावित हो रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है अविनाश जी। आप जब प्रासंगिकता की बात करते हैं तो ये सबसे सही बात ये होगी कि आज जो ये महफिल सजी है 50 साल बाद, अगर दुष्यंत प्रासंगिक नहीं होते तो ये तमाम लोग यहाँ इकट्ठे नहीं होते। और संयोग की बात है कि हम तीनों जो ये 75 में जो साये में धूप जो प्रकाशित हुआ है, इसके बाद ही हम लोग पैदा लिए हैं। तो उसकी अगली पीढ़ी इस तरह से दुष्यंत को याद कर रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब आप लोगों के जहन में जीवित हैं, जीवित ही नहीं है बल्कि आप एक प्रणेता गज़लकार के रूप में आपकी मान्यता है। अगर आप हिंदी गज़ल की बात करते हैं और दुष्यंत को अलग करके आप हिंदी गज़ल की बात करते हैं तो हिंदी गज़ल की बात ही नहीं हो सकती। तो कोई व्यक्ति अगर इतना महत्वपूर्ण हो जाता है तो ये साधारण बात नहीं है। तो ये सोचने की बात है कि दुष्यंत में ऐसी क्या बात थी, किस तरह की बात थी कि दुष्यंत इतने प्रासंगिक हो चले हैं। क्या उनका कहन इस तरह से था? क्योंकि ये हम जानते हैं कि गज़ल को गज़ल होने के लिए उसमें एक अरूज है, उसके व्याकरण है, उससे हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, शिल्प पर ध्यान रखना होता है। और उस सब के बाद एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कहन। तो कहन कहाँ से आता है, हम क्या कहते हैं? दरअसल हम वही कहते हैं जो हम समाज से देखते हैं, जो हम भोगते हैं, जो हमारे अंदर हमारे रूह में समा के हमारे भीतर हमें उद्वेलित करे, वही चीज़ हमारे सृजन का हिस्सा होता है और तभी जाके वो लोगों के जेहन में उतर पाता है। अगर हम सही उस चीज़ को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं तो वो रचना ज़्यादा कालजीवी नहीं हो सकती, ऐसा मेरा मानना है। तो दुष्यंत ने उस वक्त वो जो आंदोलन था, मैं ये भी फिर कहना चाहूँगी कि दुष्यंत ने भले ही आपातकाल के बाद
आपातकाल के समय के बाद, चूंकि उस समय जो भारतीय जनमानस है उनकी स्थिति कुछ अलग थी, उनके पीड़ा को उन्होंने अभिव्यक्त किया, जनमानस की भावनाओं को उन्होंने अभिव्यक्त किया, इसलिए वो लोगों की जुबान पे हो गए, नुक्करों पे उनकी चर्चा होती थी, जहाँ जिस नेता को अपनी बात कहनी है उससे बात करते थे। लेकिन मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगी कि उसके बाद, चूँकि आप पहले भी कह चुके हैं अपने शुरुआत में, कि उन्होंने कविता से शुरुआत की, नाटक उन्होंने लिखे, कहानियाँ उन्होंने लिखी, और वो फिर गज़ल पे क्यों आए? इसकी वजह से उनको काफ़ी आलोचना भी सहनी पड़ी थी कि आखिर वो कविता, चूँकि उस वक्त जो कविता जो है वो काफ़ी पॉपुलर थी, इसके बावजूद वो गज़ल में क्यों आए? क्योंकि वैसे लोग जो कविता के आलोचक हैं वो गज़ल को गज़ल मानने को तैयार नहीं थे कि गज़ल मतलब कि वो, हाँ, उनको लगता था कि गज़ल तो इश्किया शायरी है, उसमें क्या है, वही इश्क और महबूब की बातें होंगी और कुछ नहीं होगा। ऐसे में जब गज़ल ने एक नया कंटेंट के साथ दुष्यंत जब गज़ल में आते हैं तो एक पूरा माहौल बदल जाता है, समाज का परिवेश बदल जाता है, और ये एक पहला शख्स है जिन्होंने इतना बड़ा आमूलचूल परिवर्तन किया। तो दुष्यंत होने में ये बहुत बड़ा मेरे ख्याल से ये, तो वर्तमान के गजलकार उनसे कितने प्रभावित हुए? निश्चित रूप से हम सभी प्रभावित हैं, क्योंकि अगर हमारे सिरहाने में अगर दुष्यंत ना हो तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है कि लेखन की बात हो सकती है। और गज़ल वाले लोग तो दुष्यंत को जीते हैं क्योंकि उन्होंने अलग मुहावरा दिया उनको, मतलब एकदम नए तरीके से हम बात कैसे कह सकते हैं, वो दुष्यंत को पढ़े बिना हम नहीं जान सकते। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम दुष्यंत को पढ़ें, और दुष्यंत आज ही नहीं बल्कि वो सदियों तक प्रासंगिक बने रहेंगे। उनके अपने कहन, मुहावरे एवं वाक्य विन्यास, इन सब की वजह से उन्होंने अद्भुत तरीके से अपनी बात कही है। बिल्कुल, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं यह भी देखने को मिलता है कि जब भी गज़ल की बात होती है, दुष्यंत की बात होती है, कुछ आगे चलते हैं तो अदम गोंडवी की बात होती है। गज़लें आज भी लिखी जा रही हैं और अच्छी गज़लें लिखी जा रही हैं, सभी दुष्यंत से प्रभावित होकर गज़लें कह रहे हैं। उसके बावजूद भी हम कुछ नाम दुष्यंत सरीखे या अदम सरीखे जैसे हम नाम ढूंढते रह जाते हैं। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? या तो हमारे पाठक वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं जो अच्छी गज़लें लिखी जा रही हैं, या आपकी नज़र में और क्या कारण हो सकता है? देखिए, दुष्यंत के समकालीन अगर कोई शायर नज़र आते हैं तो वो सच है कि वो अदम गोंडवी हैं, और ये भी सच है कि दुष्यंत और अदम गोंडवी में जहाँ तक मैं समझता हूँ लगभग 14 साल का फ़र्क है। दुष्यंत की जन्मतिथि 1933 है और अदम गोंडवी 1947 में पैदा होते हैं। लेकिन अगर आप दुष्यंत के समान किसी शायर को रख सकते हैं तो वो अदम गोंडवी इसलिए हैं कि अदम के पास वो लहजा है जो लहजा बहुत कुछ दुष्यंत से मेल खाता है। जैसे अदम कहते हैं कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, दिल पे रखकर हाथ कहिए देश की आज़ाद है। लेकिन दोनों में एक अंतर है, वो एक अनुभव का अंतर है, एक भाषा का अंतर है, एक माहौल का अंतर है। अदम एक किसान थे, एक गांव में रहते थे, खेती से जुड़े हुए थे। दुष्यंत हमेशा बड़े शहरों में रहे, दुष्यंत भोपाल में रहे, दुष्यंत इलाहाबाद में रहे, दुष्यंत दिल्ली में रहे, दुष्यंत ने बड़ी छोटी नौकरियां की, दुष्यंत ने पत्रकारिता की। और पत्रकारिता जब वो कर रहे थे, जब वो भोपाल रेडियो स्टेशन में दुष्यंत थे, तो वो ज़्यादातर इंटरव्यू लेते थे, इसलिए उनके पास जो है तजुर्बा है वो ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि हिंदी गज़ल की एक भाषा है और भाषा में लचक, गज़ल भाषा में लचक को पसंद करती है, इसलिए भाषाई लालित और भाषा का जो है वो असर है, जो भाषा की प्रखरता है और जो मुहावरा है और जो प्रतीक है वो दुष्यंत का बहुत बेहतर है। मेरा सवाल यह है, उसमें मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, कि जैसे दुष्यंत के बाद अदम दिखाई देते हैं, जी बिल्कुल, अदम के बाद कोई वैसे गज़लकार नज़र नहीं आते। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वैसे गज़लें लिखी जा रही हैं, आप भी कह रहे हैं, आपने भी कहा कि हमने दुष्यंत की परंपरा का निर्वहन किया है और किया भी जा रहा है। तो वैसे गज़लकार क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि क्या समय उनके साथ न्याय करेगा आने वाले समय में, या गज़ल के पास, हिंदी गज़ल के पास अपने आलोचक उस तरीके से नहीं है जो केंद्रीय आलोचक हों? हाँ, देखिए, आलोचक की तो समस्या है जो आप बता रहे हैं। किसी भी हिंदी साहित्य में अब तक गज़ल का जिक्र नहीं है। एक आध दो हिंदी साहित्य को छोड़ दें, जैसे मोहन अवस्थी का एक हिंदी साहित्य का इतिहास का साहित्य है जिसमें गज़ल है, बाकी शुक्ल में नहीं, डॉक्टर नगेंद्र में नहीं, और समालोचकों में कविता की बात तो होती है लेकिन गज़ल की बात नहीं होती है। पर यह कह देना कि गज़ल दुष्यंत से आगे नहीं बढ़ी है, ये भी ठीक नहीं है। लेकिन जितने भी गज़लकार हैं वो सब दुष्यंत को अपना आदर्श मानकर चलते हैं, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि दुष्यंत की गज़लों का जो असर है वो व्यापक है। पर आज के गज़लकारों को आप देखें
तो फिर दुष्यंत और अदम के बाद आप ज़हीर कुरैशी को देखें। जी, ज़हीर कुछ नाम आप बता पाएंगे? बिल्कुल, ज़हीर कुरैशी को देखें। ज़हीर कुरैशी की एक किताब है समुद्र ब्याहने नहीं आया। समुद्र शक्ल से कितना शरीफ लगता है, ये तस्करों से मिला है पता नहीं चलता। तो वो किताबें काफ़ी बिकी। या फिर हरे राम समीप हैं जो इस समय हम लिखते हैं, और मुझे हरे राम समीप की कई गज़लें और कई शेर मुझे लगता है कि उसमें है वो बात जो बात दुष्यंत में थी। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको विज्ञान व्रत दिखाई पड़ेंगे, आपको कुंवर बेचैन दिखलाई पड़ेंगे, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। फिर डॉक्टर भावना यहाँ पर मौजूद हैं, अनिरुद्ध सिन्हा, हाँ अनिरुद्ध सिन्हा मौजूद हैं, कमलेश भट्ट कमल मौजूद हैं। आप खुद बहुत अच्छी गज़लें लिख रहे हैं, आलोचना के क्षेत्र में अपना नाम कमा रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो बहुत सारे शायर हैं जो लगातार गज़लें लिख रहे हैं, और वो आलोचना के स्तर पर भी मुश्किल यह है कि जो शायर हैं वही आलोचक भी बने हुए हैं जी। मतलब एक शुद्ध आलोचक जो हिंदी गज़ल का हो, जो गज़ल को समझे, यह बात सामने नहीं आ रही है। जिस दिन गज़ल के साथ न्याय होगा, मुझे लगता है कि और कई चेहरे उभर कर सामने आएंगे और हिंदी गज़ल दुष्यंत से आगे बढ़ेगी, लेकिन दुष्यंत का कभी मुकाबला नहीं करेगी और ना करना चाहिए, ये मेरा पूरा भरोसा है। बिल्कुल, वर्तमान की गज़लें भी काफ़ी सरोकार वाली गज़लें हैं, आम जनमानस की बातें उसमें हैं। मैं सवाल को बढ़ाते हुए डॉक्टर भावना जी से मैं जानना चाहूँगा कि जो वर्तमान में गज़लें लिखी जा रही हैं उससे आम आदमी किस तरीके से मुतासिर हो रहे हैं, कैसे प्रभावित हो रहे हैं, किस तरीके से उनका चित्रण हो रहा है उनकी समस्याओं का? बिल्कुल सही सवाल है। अभी जो गज़लें लिखी जा रही हैं उसमें अब व्यापकता बहुत आ गई है। पहले जैसे दुष्यंत के समय आपातकाल की बात थी, लेकिन अभी जो समस्या है उसमें ग्लोबल वार्मिंग से लेके पर्यावरण की समस्या आ रही है। अभी देखिए कोरोना की समस्या इतनी ज़्यादा है। इसके बाद से हमारे बूढ़े जो हमारा जो समाज है जिसमें कि बुज़ुर्गों की सेवा की भावना हमेशा रहती थी, वो अब वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। बेमेल विवाह, बहुत सारा मतलब ट्रांसजेंडर की बातें आ रही हैं। मतलब गज़लों में ऐसा नहीं है कि जैसा आप कह रहे हैं कि दुष्यंत ने जो चीज़ शुरुआत की लोग आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें नई चीज़ों को ला रहे हैं। और ये हम जानते हैं कि जो हमारा समाज है वो छांदस विधा को एक्सेप्ट करता है। जी, बिल्कुल। मतलब मानस के जो चौपाइयाँ हैं, दोहे हैं, वो आज भी उसी तरह से गांव जवार में आपको कहीं भी मिल जाएंगे। उसको कहीं पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं भी एक मंडली उसे गा रहा है। तो वो जो चीज़ लयबद्ध हो, गज़ल में ये खासियत है कि वो अपने कंटेंट पे तो ध्यान देती ही है गज़ल, इसके अलावा उसमें लयात्मक चीज़ें जो आती हैं, उसका जो तगज़ुल है वो उसे बहुत आगे तक ले जाता है। ये बहुत बड़ी बात है गज़ल के लिए। तो स्वाभाविक है कि आम जनमानस जो है उससे ज़्यादा अटैच्ड है और ज़्यादा आज मेरे ख्याल से सर्वाधिक लोकप्रिय विधा के रूप में गज़ल आज है। तो ये बड़ी बात है। लेकिन इसमें एक है कि उस समय कमलेश्वर ने बहुत साथ दिया था। काश वो आलोचक कोई ऐसा कोई कविता का आलोचक, गद्य का आलोचक इस विधा की तरफ भी ध्यान दे, तो मेरे ख्याल से गज़ल में फिर से कोई दुष्यंत जैसे मैं दुष्यंत एक आदमी का कोई विकल्प हो ही नहीं सकता, ये सवाल ही नहीं है। वो तो इतने बड़े रचनाकार थे तो उनके विकल्प को ढूंढना ही बेकार की बातें हैं, तो ये मैं नहीं कह सकती। लेकिन कोई ना कोई, क्योंकि हर व्यक्ति जो है अपने बात प्रासंगिक हो पाता है। बिल्कुल, मैंने क्या लिखा, इन्होंने क्या लिखा या आपने क्या लिखा, भले ही आपके समय जितने गिले शिकवे हों, लेकिन जो लेखनी है वो रह जाती है। और बाद के दिनों में जब उसका मूल्यांकन होगा तो कुछ न कुछ बातें आएंगी। वो हम नहीं कह सकते कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि वो तो वक्त बताएगा, वो हमारे वश की बात नहीं है। बिल्कुल, ये तो समय न्याय करेगा। एक सवाल मेरा आप दोनों से है, साय में धूप की बात हो रही है, दुष्यंत ने इसकी भूमिका में खुद भी स्वीकार किया है, शहर जो शब्द आता है उसमें। तो मैं शिल्प के बारे में जानना चाहूँगा, इसकी भाषा के बारे में जानना चाहूँगा कि पहले की जो भाषा थी वो क्लिष्ट थी, उर्दू वाली गज़लें थी, ज़्यादा उर्दूमय थी। तो इसकी भाषा और छंदों को किस तरह से देखते हैं, बहरों को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, दुष्यंत जब गज़ल की तरफ आए तो उन्होंने 2-3 बातें की जी। उन्होंने साफ कहा कि जब मैं गज़ल की तरफ आया तो मैंने वो गज़लें भी लिखनी चाहिए जिस गज़लों में हिंदी शब्द की बाहुलता हो जी। फिर मैं उर्दू की तरफ गया और वो गज़लें भी दिखनी चाहिए जिसमें उर्दू शब्दों की बहुलता हो, लेकिन वो लचक, वो जुम्बिश, वो नरमी और वो लहजा जो गज़ल में होनी चाहिए, वो चीज़ें न हमें हिंदी में मिली और वो न चीज़ें शुद्ध अरबी और फारसी में मिली। तो दुष्यंत ने एक ऐसे भाषा की तलाश की
जो भाषा आम आदमी की है, हिंदुस्तानी और आवाम हिंदी गज़ल की वो एक मानक भाषा है। वो भाषा एक ऐसी है कि जिस भाषा को पढ़ने और समझने के लिए आपको किसी शब्दकोश की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नहीं पड़ती। अगर आप गज़ल का जो रटाया एक अर्थ है माशूक से बात करना, आप वही बात ले लें तो दुनिया का कोई भी आदमी माशूक से बात करते हुए उन शब्दों का प्रयोग नहीं करता बिल्कुल, जो सामने वाला नहीं जानता हो। बिल्कुल। तो और दुष्यंत एक प्रयोग भी करते हैं भाषा के तौर पर, जो उर्दू शायरी में एक्सेप्ट नहीं है जी। वो दुष्यंत करते हैं। जैसे वो मतलब उर्दू में एक शहर शब्द शहर, है, जी। उसको दुष्यंत शहर करते हैं। नहीं, उन्होंने इस है ना? बात को कहा भी है कहा कि भी अगर है। शहर को नगर कर देना मेरे लिए आराम बड़ी से बात बच नहीं सकता थी। था। हाँ बिल्कुल, वो बच सकते थे। तो वो जब ये भाषा लाते हैं अपनी गज़लों में तो इसका पूरा का पूरा ध्यान रखते हैं कि वो भाषा आम लोगों की हो, आम लोगों की ज़बान पर आए। लेकिन देखने की बात यह है कि वो आम भाषा में जो असर है वो असर दुष्यंत को एक नुमाया और बड़ा गज़लकार सामने कर देता है। अब देखिए वो किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कैसे मंजर सामने आने लगे हैं। अब देखिए मंजर शब्द, जी। हंसते हंसते लोग चिल्लाने लगे हैं, जी। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। आप देखेंगे तो इसमें उर्दू शब्द भी है, उसमें हिंदी शब्द भी है ना, इसमें देशज शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ है। लेकिन सब मिल करके एक वो भाषा बनती है जो उसे हम हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं और जिसे हम गज़ल की भाषा कहते हैं। आप समकालीन गज़लों को देखें तो बड़ा विभेद नज़र आता है। एक ऐसे लोग हैं उसमें जो ये चाहते हैं कि बिल्कुल उर्दू लफ्ज़ का इस्तेमाल हो ही नहीं, वो एकदम संस्कृत के तत्सम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक वो लोग हैं जो ये खालिश उर्दू शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुष्यंत के पहले की जितनी भी गज़लें आप देखेंगे वो गज़लें सिर्फ देवनागरी लिपि में लिखी गई है, उसमें हिंदी जैसा कुछ नहीं है। हिंदी जैसी गज़लें दुष्यंत से शुरू होती है, लेकिन ना वो गज़ल ठीक है और ना ये गज़ल ठीक है। गज़ल वो ठीक होती है जिसे प्रेमचंद ने और जिसे महात्मा गांधी ने अपनाया और उन्होंने कहा है कि एक हिंदुस्तानी ज़बान है जो, और दुष्यंत ने कहा कि मैंने वो गज़ल लिखी है जो उर्दू को उर्दू वाली और हिंदी को हिंदी वाली लगे। तभी उन्होंने कहा था हाँ, कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। नहीं, ये कि जिसके लिए गज़ल कही जा रही है, लिखी जा रही है, वो भी तो समझे। हाँ बिल्कुल। अगर गज़ल किसान के लिए गज़लकार लिख रहा है तो किसान भी तो समझे, मजदूर भी तो समझे। मतलब आम आदमी की जो बोलचाल की भाषा है, सही बात, उसका इस्तेमाल किया दुष्यंत ने। अब देखिए कि तुमको पुकारता हूँ सुबह से रितंबरा, क्या रितंबरा शब्द है, हमको नहीं लगता है कि किसी ने और इस शब्द का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन खालिश गज़ल है ये। अब हो गई है शाम मगर दिल नहीं भरा, तो वो जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो शब्द अमर हो जाता है। एक सवाल मैं डॉक्टर भावना जी से लेना चाहूँगा कि इस संग्रह में कुल 52 गज़लें हैं और सभी गज़लें धारदार हैं, एक से बढ़कर एक हैं। वर्तमान में हम देखते हैं कि अगर किसी का संग्रह आता भी है किसी गज़लकार का तो 101, 125, 100 से ऊपर की संख्या रहती है। तो आप इन गज़लों पे अगर देखें, कुछ शेर हमारे सामने दर्शकों के लिए उद्धृत कर पाएं इस संग्रह से। जी जी ठीक है, मैं हालांकि कुछ शेर आपको बता दूं। बिल्कुल, फिर भी जी। एक देखिए कितना बढ़िया बिंब और प्रतीक है कि हौले हौले पाँव हिलाओ, जल सोया है छेड़ो मत, हम सब अपने अपने दीपक यहीं सिराने आएंगे। क्या बात है, क्या बात है कि मतलब आप उस पूरे का पूरा पिक्चराइजेशन है। एक जो एक चित्र है, गजल को क्या कहा जाता है कि एक कविता है, अगर दो मिसरों में जो बात होती है पूर्ण कविता है, तो ये पूरा का पूरा चित्र हमारे सामने खड़ा होता है। ये गजल की सार्थकता है और दुष्यंत की भी। इसी तरह से एक और मैं कहूँगी कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, जी जी जी, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। क्या बात। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। और ये सबसे मशहूर हुआ था कि वो आदमी नहीं है मुकम्मल बयान है। जी जी, वो आदमी नहीं है मुकम्मल बयान है, माथे पे उसके चोट का गहरा निशान। क्या बात, बहुत बढ़िया था। मैं यहाँ आप लोगों को रोकना चाहूँगा। अगर एक सवाल जल्दी जल्दी में हो जाए, कहा जाता है कि दुष्यंत ने प्रेम वाली गजलें नहीं कही हैं, ये आरोप उन पे लगते हैं, तो इससे आप लोग कितने सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल ये सवाल बेबुनियाद है, क्योंकि प्रेम तो शाश्वत है। हाँ, प्रेम से और गज़ल के पैदाइशी रिश्ते हैं, और गज़ल जहाँ से शुरू होती है वो वली दखनी से लेकर के मीर और गालिब और फिराग और फिराज होते हुए जब हिंदी में पहुंचती है तो सब जगह प्रेम लिखी जाती है, मतलब दुष्यंत प्रेम की गज़लें लिखी जाती है। और दुष्यंत ने कहा भी कि मैं पिछले 25 साल से गज़लें पढ़ और समझ रहा हूँ, तो पिछले 25 साल की जो गज़लें हैं
वो शुद्ध प्रेम की गजलें हैं। बिल्कुल। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा इसके थरथराता कई हूँ। व्यापक अर्थ हैं, हाँ, कई हर जो तरफ लोग जिस तरह से इख्तलाफ सोचते होता हैं, है, बिल्कुल। मैं अगर रोशनी में आता हूँ, या फिर यह है कि अगर खुदा न करे सच ये ख्वाब हो जाए, तेरी सुबह हो मेरा आफताब हो जाए। क्या तो ये खालिस प्रेम की गजलें हैं और प्रेम के शेर हैं। बहुत इस तरह से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इस परिचर्चा को सफल और सार्थक बनाने के लिए मैं शुक्रगुजार हूं आप दोनों का। कुल मिलाकर हम बात करें तो निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि दुष्यंत ने हिंदी गज़ल को हिंदी गज़ल बनाया। बिल्कुल, बेशक जी जी। और आज जिस परिचर्चा पे हम बात कर रहे थे, साय में धूप के 50 बरस पे, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को और गज़ल अनुरागियों को पसंद आएगा। मैं पुनः बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने दोनों विषय अध्येताओं के प्रति। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार जी।